अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये आज हम थर्मोडायनेमिक्स इसमें कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह और फिर हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें अब हमको क्या करना है, लैटिस एंथैल्पी की बात करनी है, या इसको बोलते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल की। बॉर्न-हैबर साइकिल में क्या होता है कि अगर हमको किसी एक क्रिस्टल को फॉर्म करना होता है, एक आयनिक सॉलिड को हमको फॉर्म करना होता है, तो उसमें जो मल्टी स्टेप हमको कंज्यूम होते हैं, जो लगते हैं, उन सब का जो सम है, उन सब की जो हीट का जो सम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉर्न-हैबर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल ये होता है। मान लीजिए जैसे हमारे पास NaCl Na+Cl2 है, तो इससे जो हमारे पास जो NaCl हमारा बन के आ रहा है सॉलिड फॉर्म में, NaCl जो सॉलिड फॉर्म में हमारा बन के आ रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कितने स्टेप हमारे खर्च होंगे, इस चीज की हमको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज है कि पहला स्टेप तो ये रहेगा हमारा कि पहला स्टेप आएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आएगा हमारा पहला स्टेप। तो इसमें क्या होगा, जो सोडियम होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो सोडियम हमारा होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। इस सॉलिड फॉर्म से हमें इसको गैसेस फॉर्म में लेकर के जाना पड़ेगा। अब इस सोडियम को जब गैसेस फॉर्म में लेके जाएंगे तो जो सब्लिमेशन एंथैल्पी होगी सोडियम की, वो हमारी होगी 108.4 किलो जूल पर मोल। ये रहेगा इस तरह से। एक स्टेप तो हमारा ये हो गया। दूसरा स्टेप देखो क्या हो जाएगा। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। यानी कि अगर हम कहें कि इस सोडियम को हमको सोडियम गैसेस फॉर्म में आया है, इसमें अब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और क्या है कि गैसेस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आई ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे है इसकी 496 किलो जूल पर मोल, 496 किलो जूल पर मोल, ये रहेगी इस तरह से, ठीक है। तीसरा देखो अब हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को पहले हम एटमाइजेशन करेंगे, एटम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको बोलेंगे, तो या तो बॉन्ड एंथैल्पी हम इसको बोल देंगे, एटमाइजेशन भी इसको बोल देंगे। तो Cl2Cl में कन्वर्ट हम करेंगे, तो बॉन्ड एंथैल्पी हम इसको चाहो तो यहाँ बोल दो, वो हमारे पास आ जाएगी, वो रहेगी हमारे पास के 1 to 1 किलो जूल पर मोल। ये रहेगी, एक बॉन्ड को हमको तोड़ना है तो इसलिए ये रहेगा। अब यहाँ पे चौथा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को हम जब इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि गैसेस फॉर्म में है, तो ये भी हमारे गैसेस फॉर्म में होगा, तो Cl माइनस में आ जाएगा गैसेस फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे डेल्टा EgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये रहेगी हमारे पास -348.0 किलो जूल पर मोल। ये रहे एक तो चीज ये। अब इसमें क्या होगा कि जो लेटिस एंथैल्पी है वो हमारे पास क्या है कि मैं कहूंगा, अब यहाँ पे देखो, यहां से यहाँ पे इसको फॉर्म करने में जो हमारी एनर्जी कंजप्शन हमारा खर्च होगा, ठीक है। तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा एनर्जी खर्च होगी वो होगी हमारे पास 411। और ये जो सारे के सारे सम है, अगर मैं कहूंगा कि जो हमारे पास NaCl, लाइक मैं कहूंगा कि डेल्टा H लेटिस, अगर मैं आपको दिखाऊं कि हेस लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा ये रहा, एक मिनट, हमारे पास अब क्या है, Na+ है, और हमारे पास क्या है, Cl- है, तो हमारा क्या बनेगा, NaCl हमारा आएगा बन के। ये जो NaCl बन के आएगा इसको बोलेंगे डेल्टा लेटिस एंथैल्पी। तो ये हमको निकालना होगा कि अगर हम जो है हमारे पास ये कहें कि कैटायन और एनायन जब आपस में मिलेंगे तो क्रिस्टल हमारा बन के आएगा, तो जो लेटिस फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसमें जो एनर्जी हमको मिलेगी वो कितनी होगी, वो हमको बतानी पड़ेगी।
और इस फॉर्म में जो हम इसको अगर मैं कहूँगा उस इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं कि एंथैल्पी फॉर्मेशन जो रहेगी, जो ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इससे जो एंथैल्पी फॉर्मेशन होगी वो हमारी है, वो अगर मैं कहूँगा तो वो रहेगी -412 किलो जूल पर मोल, ये रहेगी। तो देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो रहेगी वो इन सब का सम रहेगा। क्या रहेगा? इन सब का सम रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू होगा एंथैल्पी यानी कि लेटिस एंथैल्पी प्लस सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमारे पास आ जाएगा। और एक और रहेगा बॉन्ड एंथैल्पी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमको लेटिस एंथैल्पी निकालनी होगी। क्या करनी होगी? लेटिस एंथैल्पी हमको निकालनी पड़ेगी। ये चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं लेटिस एंथैल्पी निकालूंगा तो जब मैं इन सब की वैल्यू रखूंगा तो हमारे पास जब यहाँ से ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आएगा तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा 411.2 प्लस इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी रहेगी हमारे पास जो 108.4 प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो हमारे पास रहेगा 496, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं करता हूं तो बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैं करता हूं तो बात ये हो जाएगा हमारे पास 348.6, और आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी, जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो रहेगी 1 to 1, इस तरह से रहेगी 348। तो यहां पे माइनस रहेगा साइन, माइनस ये रहेगा। अच्छा इसमें ना, हाँ एक चीज तो गलती हमसे हो गई शायद, आई थिंक। ठीक है, तो यहां पे जब लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 788 किलो जूल, इतनी रहेगी। ठीक है ना, ये होता है इस तरह से। तो हालांकि इस पे कोई आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे आपके पास इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि इतना टाइम होता नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए इसको करने में हमको, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। खैर बाकी जो चीजें हैं वो सब वैसी हैं, उसको हम नहीं कर रहे। अब जो इम्पोर्टेंट है उस पे आते हैं। एक आता वर्ड स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस क्या होती है? जो रिएक्शन अपने आप हो रही होती है उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो अपने आप से मतलब है आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स किसी भी फॉर्म में नहीं लगाना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे अगर आप वाटर को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो अपने आप वो गिरने लगेगा। ठीक है, जैसे वाटरफॉल होता है, ये सब हमारा होता है। लेकिन नीचे से ऊपर अगर आपको लेकर के जाना होगा तो आपको किसी ना किसी मैकेनिकल वर्क का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि मैकेनिकल हेल्प का यूज करना पड़ेगा, जैसे मोटर। तो आप जब तक मोटर नहीं लगाओगे पानी जो है टैंक में नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे अपना आप आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो अब चीजें हैं कि हमारे पास एक होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है वो अगर हम खराब कर दें तो इसको बोलते हैं हम एंट्रोपी। यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो एनवायरमेंट हमारा साफ है, अब उसमें गाड़ियां हमारी चल रही, तो उससे जो है हमारा धुआं निकल रहा है, कार्बन के पार्टिकल हमारे रिलीज हो रहे हैं। जब कार्बन के पार्टिकल हमारे रिलीज हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी, कि डिसऑर्डर हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। तो डिसऑर्डर यानी कि डिसअरेंजमेंट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी हमारे पास क्या होता है? ये होता है एस। तो रैंडमनेस, इसको बोलते हैं रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स।
इसको बोलते हैं हम एंट्रोपी। ठीक है, अब एंट्रोपी चेंज की हम यहाँ बात करें, जैसे हमारा यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। जब एक्सपेंड हो रहा है तो धीरे धीरे क्या है, जो जितने भी हमारे पास मीटरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं या प्लैनेट है, इनके बीच की क्या है गैप, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इस हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लेंगे जो आपको याद रखना है, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यानी कि कोई जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए हाँ जो हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो ये रहेगा। अब ध्यान रहे, अब चीजें यहाँ पे हमारे पास है कि अगर मैं कहूं कि अगर हमारे पास जो टोटल एंट्रोपी है, टोटल इज इक्वल्स टू वो सम है हमारे पास डेल्टा एस जो हमारे पास सिस्टम है उसका, और जो डेल्टा एस जो सराउंडिंग है उसका, अब वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो रही होगी। क्या हो रही होगी, स्पॉन्टेनियस। यानी कि इस केस में क्या होगी, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर मैं डेल्टा एस, यानी कि ये हमारा जो है, अगर मैं यानी कि इस चीज को मैं लिख रहा हूं ऐसे करके, डेल्टा एस टोटल इज हायर देन जीरो, तो इस केस में इस एंट्रोपी क्या हो जाएगी, यानी कि जो रिएक्शन हो जाएगी वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी अगर एंट्रोपी हमारी जीरो से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि डेल्टा एस टोटल जो हमारा जीरो आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि सिस्टम विल इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम विल इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो यानी कि इन दोनों का जो सम है, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता है तो उसमें इक्विलिब्रियम हो रहा होगा, ज्यादा आता है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, निगेटिव में अगर आता है तो वो हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस हमारे पास हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि अगर मैं कह दूं कि डेल्टा एस सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, क्यू रिवर्सिबल है, यानी कि क्यू जो हमारे पास वो है सिस्टम है और रिवर्सिबल है, और जो हमारे पास जो टेम्परेचर ये रहेगा, तो यहां से ये हमारे पास वो रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे अब एक नई चीज आती है हमारे पास, गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिव्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जी क्या है हमारे पास, चेंज इन गिव्स एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन गिव्स एनर्जी। अगेन वही सवाल कि ये आपका पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, तो ये क्या आपका स्टेट फंक्शन है, क्योंकि पाथ फंक्शन हमारा Q और W होता है, हीट एंड वर्क डन होता है, इससे आगे हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है इस चीज के लिए। बस ये वाला जो फॉर्मूला है मैंने इसको शॉर्ट पे कर दिया ताकि आप लोगों को जो है याद हो जाए। अब दूसरी चीज है कि हम जानते हैं, एक चीज और ले लेते हैं इसमें, कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है इसके तीन केस हैं। अगर गिव्स फ्री एनर्जी हमारी जीरो है, अगर गिव्स फ्री एनर्जी हायर देन जीरो है, अगर गिव्स फ्री एनर्जी स्मॉलर देन जीरो है, तो ये रहेगा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर ये हायर देन जीरो है तो ये रहेगा हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये वाला है तो हम बोलेंगे इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। रिमेंबर दिस, अगर ये इस तरह से, यानी कि अगर स्पॉन्टेनियस है तो हम क्या कहेंगे, या आ जाएगा, अगर निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस है तो हमारा क्या हो जाएगा,
यानी कि वो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक फॉर्मूला और है, इसी का मैं यहाँ पर मैं उसको लिख रहा हूँ, जो हमारे पास होता है कि डेल्टा जी, क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि एक टर्म हमको पढ़ना है इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, और के क्या होता है, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम नहीं, अभी हम इक्विलिब्रियम नहीं इसको लिखेंगे, ये हमारा होता है रिएक्शन कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं एट इक्विलिब्रियम, अब जब इक्विलिब्रियम पे हम इसको कहेंगे तो जो डेल्टा जी है वो हमारा जीरो हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम। तो उस केस में रहेगा जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा इस तरह से। अब यहां पे देखो, अब चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला हमारे पास एक फॉर्मूला है, और एक ये है, तो इसको आप इक्वल भी कर सकते हो कि यहां पे अगर बोल दें कि ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट इज माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, ये भी हमारे पास ऐसे करके आ जाए, ये इसके भी इक्वल हो जाएगा, ये इसके भी, और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आगे देखो, अब हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि ln होता है, ln x होता है, तो इसको जब ln को log में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है log ln को log में करते तो पहले मल्टीप्लाई करते 2.303, उसके बाद log x आ जाता है। ठीक है, तो डेल्टा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2.303 log के इक्विलिब्रियम। ठीक है, के को इक्विलिब्रियम को मैं के लिख रहा हूं, एक ही बात है, ये सॉरी इसमें छूट गया, 2.303 आर टी log के इक्विलिब्रियम। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मुझे इसमें के की, अगर मुझे इसमें मैं कहूंगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, अगर मुझे इसमें के की वैल्यू निकालनी तो मैं कहूंगा एल एन के इज इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी, डेल्टा जी अपॉन आर टी हो जाएगा, और एल एन को इसमें से हम एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी, ये रहेगा, ऐसे करके रहेगा। और इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में जरा देखो कि जब मैं log के लिखूंगा तो log के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन 2.303 आर टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहां से k निकालना है तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन 2.303 आर टी, ये आ जाएगा, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा, बिल्कुल लास्ट, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हमको साइन कन्वेंशन की करनी बात के एच के साइन अगर ये होगा तो हमारी रिएक्शन क्या होगी। ठीक है ना, तो एच है, एस है और आपका जी है, इसकी हमको बात करनी। टेम्परेचर, ठीक है, एक तरफ मैं लेके चल रहा हूं डेल्टा एच नॉट, एक तरफ मैं लेके चल रहा हूं डेल्टा एस नॉट,
ओके, और एक तरफ मैं लेके चलूं डेल्टा जी नॉट, और यहां पे लेके चलूं मैं डिस्क्रिप्शन। देखो, अगर ये निगेटिव होता है, ओके, और ये होता है पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव, तो उस केस में जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। इसको बोलेंगे रिएक्शन आर एक्स, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, रिमेंबर दिस। ठीक है, उसके बाद ये निगेटिव है और ये निगेटिव है और यहां पे ये निगेटिव है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, रिमेंबर दिस, लो टेम्परेचर। उसके बाद हमारे पास फिर से हमने लिया निगेटिव, और इस बार इसको फिर से लिया निगेटिव और यहां पे कर दिया पॉजिटिव, ये हमने कर दिया। तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, हम बोलेंगे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, सीधा सीधा पूछते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब फिर से इसको मैंने कर दिया पॉजिटिव, और इसको जब मैंने पॉजिटिव कर दिया तो मैंने इसको भी कर दिया पॉजिटिव और इसको भी कर दिया यहां पे पॉजिटिव, मैंने इस तरह से। ठीक है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। ऐसे ये हमने किया पॉजिटिव और ये भी कर दिया हमने पॉजिटिव, तो ये रहेगा निगेटिव। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, हम बोलेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। इसके बाद रहेंगे रिएक्शन के आपका ये यहां पे हो जाएगा और यहां पे आएगा आपका पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे यहां पे बोलेंगे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ये आपको ध्यान में रखना इस चीज का। चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, आप कुछ 2-4 न्यूमेरिकल हम करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ते हैं। इसको देख लो, क्वेश्चन हम लेंगे नीट के, ताकि थोड़े से आ जाए समझ में आपको। नीट के हम लेंगे, मैं निकाल रहा हूं जरा क्वेश्चन, 1 मिनट बस। थर्मोडायनामिक्स कहाँ चले गए? केमिकल थर्मोडायनामिक्स, हाँ जी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 2023 में आया था, थोड़ा हार्ड रहेगा एएमयू के एंट्रेंस के कंपेयर में, लेकिन अगर आप इसको कर लोगे ना तो आपका एएमयू का एंट्रेंस इजी हो जाएगा आपके लिए। हमारे पास 2023 का है कि हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 और इससे हमारा बनना है 2H2O। ओके, और डेल्टा RH हमको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पे -483.64 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर डिकम्पोजिशन of 1 mole of water।
हमें ऑप्शन दिए हैं, पहले हमारे पास 120.9 किलो जूल, बी हमारे पास होगा 241.82 किलो जूल, और सी हो जाएगा हमारे पास 18 किलो जूल, और डी हमारे पास हो जाएगा 100 किलो जूल। देखो हमको यहाँ से ये फॉर्म हो रहा है वाटर, अब इसका डिकम्पोजिशन करना है, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमको जब डिकम्पोजिशन करना होगा तो 1 मोल का करना होगा, तो इससे क्या बनेगा, H2 होगा और प्लस हाफ O2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब जितनी एनर्जी बनने में खर्च हो रही होगी उतनी क्या होगी, डिकम्पोजिशन में होगी, लेकिन यहाँ पे जो है एनर्जी वो आपकी 2 मोल के लिए है, इसको हमको 1 मोल के लिए चाहिए होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा डिकम्पोजिशन के लिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 483.2, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये रहेगा 241.82। क्या, अच्छा सॉरी, एक मिनट यहाँ पे कुछ और भी है, 64 ये है ना, इस तरह से, तो हमारे पास आ जाएगा 241.82 किलो जूल पर मोल, ये रहेगा इस तरह से। ठीक है, आगे देखो इसने कहा है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन of the species in the reaction A plus B रिवर्सिबल यानी कि इक्विलिब्रियम साइन है, C plus D are 2, 3, 10 and 6 mole per liter respectively at 300 केल्विन। डेल्टा जी निकालना है इसका, ठीक है, और यहाँ पे R की वैल्यू दी हुई है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये आपको ध्यान रखना है। जूल में हम तब जब हम R की वैल्यू 8.314 तब रखते हैं जब हमको ये जो कैलोरी में ना होकर के जूल में होता है, यानी कि कैलोरी मोल पर केल्विन। एक मिनट, अच्छा इसमें ये तो हाँ, ये तो दिया मोल पर वो दिया हुआ लीटर, यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलोरी में इसलिए है क्योंकि इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनका जो आंसर है वो कैलोरी में है, तो हमको कैलोरी में आंसर निकालना है। एक है हमारे पास 1 माइनस 137.26 कैलोरी, दूसरा है हमारे पास माइनस 1381.80 कैलोरी, तीसरा है माइनस 13.73 कैलोरी, और उसके बाद है हमारे पास 1372.60 कैलोरी, ये रहेगा। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K, ये हमको दिया होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो हमको K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है तो हमको ये दी हुई है A की, ये दी हुई है B की, ये दी हुई है C की, और ये दी हुई है हमारे पास D की, इस तरह से। ठीक है, ये है, तो C की हमको दी हुई है 10 और D की दी हुई है हमको 6 अपॉन A की दी हुई है हमको 2 और एक B की दी हुई है हमको 3, तो 3 दूनी 6 और ये हमारा कट जाएगा ऐसे, तो हमारा आ जाएगा 10। कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हमारा 10। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं माइनस 2.303 RT log K, तो देखो माइनस 2.303, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, ओके, इनटू
अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 300 केल्विन, ओके, इनटू log के में log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको आप देख लो कि -2303 इंटू 600 हो जाएगा ये वाला, इसको अगर मैं करता हूं, और ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास ये होगा। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1381.8 कैलोरी, -1381.8 कैलोरी हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन है कि विच among the following options is the correct relation between change in enthalpy and change in internal energy, ये रहेगा। तो हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा होगा। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, जैसे डेल्टा एच इजिकल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बी हमारे पास है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इजिकल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। सी हमारे पास है डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू इजिकल्स टू डेल्टा एन आर टी, और डी हमारे पास है डेल्टा एच इजिकल्स टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। तो कौन सा होगा? तो मैंने लिखवाया था डेल्टा एच इजिकल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो देख लो, अगर आप नीट के क्वेश्चन भी लगाओगे मेरे नोट्स से तो आपके नोट्स जो आपके जो है नीट के क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, सीधा सीधा आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमसे एक क्वेश्चन का जो है फिर से पूछा गया है 2022 में कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 300 Kelvin is expand isothermally. Remember this from 1 liter to 10 liter volume delta U for this process. अब जरा इंटरेस्टिंग देखो यहाँ पे क्या हमारे पास 1 मोल क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 मोल of an ideal gas at 300 Kelvin is expand isothermally from 1 liter to 10 liter volume. तो डेल्टा U for this process is क्या होगा? R की वैल्यू हमको यूज करनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इन्होंने दिए। ए, बी, सी और डी इन्होंने ऑप्शन दिया। एक में दिया 0 जूल, दूसरा दिया हुआ है 126 जूल, और तीसरा दिया हुआ है 2520 जूल, और चौथा दिया हुआ है हमको 5040 जूल, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और जरा देखो, सोचो कि क्या इसका आंसर होगा। देखो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर, यानी कि वॉल्यूम हमको दिया हुआ V1 इक्वल्स टू 1 लीटर और V2 दिया हुआ हमको 10 लीटर, ये हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज दिया आइसोथर्मली। अब सीधा क्या करेंगे, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप फॉर्मूला रखना स्टार्ट
कर देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है फॉर्मूला कोई सा नहीं लगेगा, बल्कि इन्होंने जब आइसोथर्मली बोल दिया है तो मैंने लिखवाया था जब आइसोथर्मल है, आपको याद होगा मैंने जब लिखवाया था आइसोथर्मल होता है तो टी क्या होता है उसके अंदर, कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज क्या होता है उसके अंदर, जीरो होता है। और मैंने बताया था कि टेम्परेचर पर ही इंटरनल एनर्जी क्या है, डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। याद है, लिखवाया था। आप चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जो हमारा लेक्चर हुआ है पीछे, अभी लास्ट लेक्चर जो हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने एक्सपेंशन और कंपैरिजन में लिखवाया है। जब आइसोथर्मल वाला आप देखेंगे तो उसमें टेम्परेचर चेंज भी जीरो है और इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या है, जीरो है। दोनों के दोनों चेंज जीरो है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसमें बताना कि करेक्ट वर्क डन कौन सा होगा। एक मिनट, क्या पूछा है इसने, क्या देखो, अच्छा मैक्सिमम वर्क डन। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट है हमारा क्वेश्चन नीट का। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले लेक्चर में हम क्या लेंगे, इक्विलिब्रियम लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है। तो ए में ये हमको दिया हुआ है, ये पी है, ये वी है, यहां पे हमको ये दिया हुआ है, ये हमारा है आइसोथर्मल। और बी की अगर मैं बात करूं तो हमको ये दिया हुआ है, ये पी है, ये वी है, ये दिया हुआ है। सी की अगर मैं बात करूं तो हमको ये दिया हुआ है, पी वी, और यहां पे ये दिया हुआ है। सबके सारे के सारे जो ग्राफ है ना वो आइसोथर्मल है। ये भी हमारा कैसा है, आइसोथर्मल है। और डी की अगर हम बात करें, ये पी है और ये वी है, ये होता है आइसोथर्मल। तो देखो पीवी जो मैक्सिमम वर्क जो होता है एरिया अंडर ग्राफ, यानी कि ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है, पीवी जो कर्व होता है उसमें जो ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है अंडर ग्राफ, वो जितना ज्यादा होगा उतनी क्या होगा, वर्क हमारा ज्यादा होगा। तो यहां पे देख लो कि हमारे पास ये रहेगा, अगर आप देखोगे ये वाला और अगर आप देखोगे ये वाला, तो इसमें जो है ग्राफ हमारे पास ये क्या है कि इसमें इतनी जगह नहीं, इसमें घेरा है जगह ज्यादा। इसकी बात करें तो इसमें वॉल्यूम चेंज क्या है, जीरो है, यानी कि वॉल्यूम चेंज जो है जीरो है। जब वॉल्यूम चेंज हमारा जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वाले में ये साइक्लिक वर्क है, साइक्लिक वर्क क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यानी कि जिस पॉइंट से चले उसी पे आकर के आप खत्म हो जाओगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। इस वाले में ज्यादा एरिया घेर रहा है तो हमारा आंसर ये रहेगा, ठीक है ना। इस तरह के हमारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला चैप्टर हमारा थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया। अब नया चैप्टर हम नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम से, और इक्विलिब्रियम से ठीक है उसको करने के बाद फिर हम हमारा 11th की एक बुक हमारी खत्म हो जाएगी। फिर 12th में हम 11th के पार्ट 2 में हम रिडॉक्स लेंगे, वो भी हम करेंगे अगले इसमें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब के लिए अल्लाह हाफिज।